इस खास कार्यक्रम सड़क सुरक्षा अभियान के तीसरे सीजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुलाबी नगरी से कहते हैं, गुलाबी ठंड भी है, तो जाहिर तौर पर चर्चा बेहिसाब होने वाली है। हमारी भरपूर कोशिश है कि देश में सड़क सुरक्षा के संदेश को फैलाना, ताकि हर दिन सड़क हादसों में जो अनमोल जाने जाती है उन्हें बचाया जा सके। तो इस सीजन पर हम फोकस कर रहे हैं 4 पीस। और 4 पीस क्या है, जरा ये देखिए। परवाह यानी कि केयर जिसे हम कहते हैं। दूसरा है पहल यानी कि इनिशिएटिव, हम किस तरीके की पहल कर रहे हैं। तीसरा है प्रयास, आप सबका एफर्ट्स। और फोर्थ है पी, परिवर्तन। इन्हीं सब के जरिए संभव होगा कि किस तरीके से हम अपने सिस्टम में चेंज लेकर आए। तो इन सब का एक ही उद्देश्य है, सुरक्षा। और सुरक्षा किसकी? आपकी, हमारी, हमारे परिवार की। वसुधैव कुटुंब कहा जाता है, ये भारत की परंपरा रही है। तो यानी सभी के परिवार को हम अपना परिवार कहते हैं। पूरा भारत एक परिवार है, तो उस परिवार को कैसे सुरक्षित रखें, ये आपकी, हमारी, सबकी जिम्मेदारी है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका परिचय कराना चाहूंगी हमारे खास विशेष अतिथियों के साथ जो हमारे साथ मौजूद हैं। नितिशा शर्मा, मेंबर स्टेट लेवल कमेटी ऑन ट्रैफिक मैनेजमेंट। जोरदार स्वागत कीजिए नितिशा जी का। मिस्टर एस खंडेलवाल, एक्सपर्ट इंजीनियर, डिजाइन ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड सेफ्टी। खंडेलवाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। नितिशा जी, आप ही के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ये हमारा नारा है। जाहिर तौर पर 4, अगर ई की मैं बात करूं, यानी कि एजुकेशन, इन्फॉर्मेंस और एनफोर्समेंट और इंजीनियरिंग के साथ साथ हमारे इमरजेंसी केयर, ये 4 ईज किस तरीके से रोड सेफ्टी को बढ़ा सकते हैं, इससे क्या फायदा होगा? जो 4 पीस की आप बात कर रहे हैं, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, राइट, इंजीनियरिंग एंड इमरजेंसी। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कि कानून इन्फोर्समेंट लागू किया जाना चाहिए, उसके साथ हम हमेशा ये मानते हैं कि एजुकेशन एंड इन्फोर्समेंट हैज़ टू गो हैंड इन हैंड। बिकॉज अगर हम लोग जनरली, कल ही हम लोग स्टाफ के साथ बात कर रहे थे ऑफिस में कि हम लोग चालान तो काट देते हैं उनका, पर उसके बाद जब वो आगे जाते हैं, सपोज उसको चाकसू जाना है या चोमू जाना है, तो तब तक उसकी चिंता, उसकी जो परवाह है, तो शायद कहीं ना कहीं चालान की जगह अगर हम उसको एक हेलमेट दे देते हैं, he will be much more safe in that way. So education and that behavioral change has to be there. तो स्कूल्स में जिस तरीके से हम लोग ट्रैफिक के ऊपर बात करते हैं बच्चों के साथ, लेकिन लोगों के पास हेलमेट होता है, वो तब भी इस्तेमाल नहीं करते। वो जब ट्रैफिक पुलिस देखते हैं तो कई बार तभी वो पहनते हैं कुछ देर पहले, अरे अरे पुलिस वाला है। जी मैम, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट एजुकेशन अलॉन्ग विद बिहेवियरल चेंज, जब तक आप इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, इनकलकेट नहीं करेंगे इस चीज़ को अपने अंदर, बिकॉज देयर इज अ 2 पार्ट। जब हम लोग रोड सेफ्टी करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, गाँव में जाते हैं, इंटीरियर्स में जाते हैं, वी टच द EQ पार्ट, द इमोशनल क्वेश्चन पार्ट, बिकॉज IQ, when we talk about the intelligence quotient, everybody knows the ड्रेस हेलमेट पहनना है, क्यों पहनना है, बट अंदर से जब हम लोग परवाह करेंगे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, समाज हम ही से बनता है, तो दैट पार्ट हैज़ टू बी टच्ड। तो DS, कल को मैं नहीं हूँगा तो मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? क्योंकि बहुत बार होता है हम घर से थोड़ी सी नुक्कड़ पे जा रहे होते हैं और वहाँ लगता है कि इतने बस 5 मिनट में वापस आने वाले हैं, पर पता चलता है कि उसी 5 मिनट के बीच में एक ट्रेजिडी हो जाती है, दुर्घटना घट जाती है। सो दैट EQ पार्ट, द बिहेवियरल चेंज विल डेफिनेटली हेल्प थ्रू एजुकेशन, एंड आई बिलीव इन 3 R's मैम: रिपीट, रिवाइंड एंड कीप ऑन रिवाइजिंग इट। सो टिल द टाइम वी आर नॉट रिवाइजिंग इट एंड नॉट रिपीटिंग इट, हम रिवाइंड नहीं कर पाएंगे उस चीज़ों को। तो साइमल्टेनियसली दैट हैज़ टू बी देयर, बिकॉज मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड। तो जब तक हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे चीज़ों को, तब तक हमारी मेमोरी में कहीं ना वो चीज़ नहीं आएगी। आप एक्सपर्ट इंजीनियर हैं, तो जाहिर तौर पर SS खंडेलवाल जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि कई बार आप लोग विदेशों में भी जाते होंगे, दूसरे स्टेट भी आप जाते होंगे, तो सिस्टम जो है, यानी कि पुलिस और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, वो मिलकर इनिशिएट्स लेता है कि हम कैसे लोगों को अवेक करें। तो कहाँ पे कुछ आपको बहुत बेहतर लगा, जो आपको लगता है कि यहाँ पर भी अगर हम लागू करें तो बेहतर होगा? रोड सुरक्षा को हम सिर्फ एक अपना कर्तव्य नहीं बल्कि सेंसिटिव होना ज़रूरी है। और जो बाहर की कंट्रीज में भी ये है कि जब आदमी डिज़ाइन करता है, चाहे एक इंजीनियर कंसल्टेंट से हो, कॉन्ट्रैक्टर से हो या अथॉरिटी से हो, उसको अगर ये एहसास रहेगा कि डिज़ाइन स्टैंडर्ड में, कंस्ट्रक्शन में मैंने कोई भी चूक की, तो इसका जो खामियाजा है वो मेरे ही फैमिली मेम्बर को या मेरे दोस्त को सहन करना पड़ सकता है। और रात को 12 बजे 2 बजे मुझे भी खबर हो सकती है कि मेरा सोन सो रिलेटिव रोड एक्सीडेंट में उस जगह मर गया जहां आपने लापरवाही की थी। अगर ये ध्यान में रहे हर इंजीनियर को और
एनफोर्समेंट एजेंसीज को कि ऐसा किसी के साथ में भी हो सकता है, तो पहली बात तो है कि इंजीनियरिंग में वो गलतियां नहीं होंगी। जो डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, चाहे वो रोड की, हाईवे की ज्योमेट्री में हो, चाहे वो जंक्शन डिज़ाइन में हो, कर्वेचर पे हो, जेब्रा क्रॉसिंग पे हो, या स्पीड कामिंग मेजर्स के लिए जो हमें प्रोविज़न करने हैं उसके लिए हो। और अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो वो नॉलेज ले सकता है, लेकिन आदमी अगर सेंसिटिव रहेगा कि रोड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, मैं अगर कोई रोड या हाईवे या फ्लाईओवर इंटरचेंज बना रहा हूँ तो वो एफिशिएंसी के साथ साथ मुझे सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। नितिशा जी, आप बताइए, बच्चों का यहाँ पे जिक्र जी हुआ और इस बार हमारा जो पूरा फोकस है वो बच्चों पर ही है कि ये जो हम इनिशिएट ले रहे हैं सुरक्षा को लेकर, जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें बच्चों को हम कैसे इन्वॉल्व करें, और अगर करेंगे तो क्या इसका वाकई रोड सेफ्टी में फ़ायदा होगा? बिल्कुल मैम। सो बिकॉज बच्चों के साथ हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि उनको टेंडर एज में उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है, कॉग्निटिव स्किल्स होती है, एंड दे वेरी फ्लेक्सिबल, वो मोल्डेड हो सकते हैं। तो उनके पास जो एज होता है दैट इज़ द मेन बेनिफिट। और स्कूल्स में हम लोग काफ़ी सारे तरीके से रोल प्लेस के थ्रू, मॉक तरीके से ट्रैफिक पार्क्स में लेके जाके, तो उनको समझ में आता है कि वार्निंग्स क्या है, गाइडेंस क्या है, सिग्नेटरी रूल्स जो होते हैं जो बीच में लिखे रहते हैं वो चीज़ें क्या होती है। इनकेस अब उनको तभी पता है ना 1033, जैसे नेशनल हाईवे का नंबर है मैम, इमरजेंसी नंबर। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन वी आर क्रॉसिंग बाय दैट, हम लोग जब 1033 देखते हैं हमें ये नहीं पता इमरजेंसी नंबर है और ये टोल फ्री नंबर है। और किसी तरीके से हाईवे में कभी भी मुसीबत में, बिकॉज जनरली व्हाट पीपल डू, लाइक कभी ना कहीं हम लोग इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। सो दैट सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो जब हम बच्चों को हम बताते हैं कि आपको भविष्य में क्या बनना है, एक जिम्मेदारी से सर बता रहे थे, दैट इट हैज़ टू बी अ ड्यूटी। So from that beginning, if we start incorporating those responsibilities and duties as a citizen, वो बच्चों के अंदर बहुत जल्दी से that thing that grows up. खंडेलवाल जी, चूँकि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र से आते हैं, तो इसलिए मेरा आपसे सवाल ये है, जेब्रा क्रॉसिंग हम जगह जगह देखते हैं, टूरिस्ट प्लेस है, सो इसीलिए हम ध्यान में रखते हुए हमने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होते हुए यहाँ पर देखा है। लेकिन जो लोकलाइट्स हैं या फिर हमारे दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, कई बार लोगों को ये नहीं पता होती है, और पता भी होती है तो वो फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। खुद को जो पैदल यात्री चल रहा है उसको अपने राइट्स नहीं पता है, तो इस पर अगर प्रकाश आप डाल पाए। देखिए, सबसे पहले तो जेब्रा क्रॉसिंग जंक्शन पे भी होता है, उसको डिज़ाइन के हिसाब से किस तरह से बनाना चाहिए, उसके पहले एक स्टॉप लाइन होती है। वो एक मिस्टेक होती है कई लोगों की जंक्शन डिज़ाइन में कि जेब्रा क्रॉसिंग कहाँ पे किस तरह से होनी चाहिए। और जेब्रा क्रॉसिंग सिर्फ रोड क्रॉस करने के लिए नहीं है, बीच में जो मीडियन आइलैंड है उसको भी फ्लश करना चाहिए ताकि कंफर्टेबली व्यक्ति फुटपाथ से, रोड से, मीडियन डिवाइडर से होते हुए, फुटपाथ से, आइलैंड से होता हुआ जो भी उसका जंक्शन पे पाथ है वो पूरा हो सके। दूसरा, मिड ब्लॉक में भी होता है, तो मिड ब्लॉक में भी मीडियन को वहाँ से क्लियर और फ्लश रखना पड़ेगा। अब जब पेडेस्ट्रियन को ये मालूम होना चाहिए कि वो नियरेस्ट जेब्रा क्रॉसिंग पे जाके ही वो रोड क्रॉस करे, ताकि मीडियन में भी उसको क्लियर मिलेगा। और दूसरा, जो व्हीकल यूजर्स हैं उनके साथ में एक प्रॉब्लम यह है कि अगर पेडेस्ट्रियन क्रॉस करता हुआ कहीं से दिखता भी है तो वो पहले ही चाहता है कि मैं स्पीड बढ़ा के और क्रॉस कर जाऊं और पेडेस्ट्रियन बाद में आता रहेगा। ये रेस्पेक्ट जो है हमारा बिल्कुल नहीं है रोड यूजर के प्रति। हमें ये समझना होगा कि सबसे पहला अधिकार सड़क पे पेडेस्ट्रियन का है, फिर किसी भी तरह के टू व्हीलर का है, उसके बाद में कार, बस और ट्रक वाले का है। बिल्कुल, आपका वैल्यूएबल सजेशंस, इस पर हम विचार करेंगे और लगातार हमारा सीजन भी इसमें बढ़ रहा है। ये तीसरा सीजन है रोड सेफ्टी को लेकर। इस तरह हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया खंडेलवाल जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। बहुत सार्थक ये चर्चा रही है दोनों गेस्ट के लिए। और अब नेक्स्ट पैनल डिस्कशन के लिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं इनवाइट करना चाहूँगी मिस रानू शर्मा, डीसीपी ऑफ पुलिस, एडिशनल डीसीपी ऑफ पुलिस। मैम प्लीज़ मंच पर आएँ। राजेंद्र शेखावत जी, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जयपुर, सर प्लीज़ आप भी मंच पर आएँ। रानू मैम, मैं आप ही के साथ शुरुआत करती हूँ। जाहिर तौर पर टूरिस्ट प्लेस है जयपुर, पिंक सिटी, बहुत सारा भार होता है आप पर ट्रैफिक को मैनेज करने का, और इंडिया जो कि इसकी पॉपुलेशन ही 150 करोड़ हो, तो ये चैलेंजिंग है अपने आप में। तो किस तरीके के इनिशिएट्स आपको लगता है कि लेने चाहिए, जो आपने कभी पढ़ा हो या अपने रिसर्च में देखा हो, उसको करने की ज़रूरत है, और चैलेंजेस भी आप क्या फेस करते हैं वो भी आप बताएं।
चैलेंजेस जयपुर की अगर मैं बात करूं, जयपुर में टूरिज़्म जैसे अभी आप 2 दिन से देखेंगे टूरिस्ट चला गया है जयपुर से। 2 दिन से हम भी घर पे टाइम पे पहुंच रहे हैं, हम भी ऑफिस टाइम से पहुंच रहे हैं। 2 दिन से सिटी में कंजेशन, आज 3rd डे है, कंजेशन जनरली कम हो गया है। दिस शोज़ कि टूरिस्ट इन्फ्लक्स बहुत होता है। टूरिस्ट इन्फ्लक्स सिर्फ जो वीकेंड टूरिस्ट होते हैं दिल्ली और जो टूरिस्ट होते हैं, उसके अलावा जैसे जिनकी छुट्टियां होती हैं वो बच्चे भी अपने घर आते हैं, बहन बेटियां भी घर आ जाती हैं, तो वो वाला भी इन्फ्लक्स होता है। तो ट्रैफिक सिर्फ एक डिपार्टमेंट से नहीं होके इट्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें उसमें अपनानी पड़ेगी। रोड RTO साहब हमारे साथ हैं, आपने इंजीनियरिंग उससे बुलाया है एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने सभी क्षेत्रों से लोगों को बुलाया है, बिकॉज जब तक एक इंटीग्रेटेड अप्रोच और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हम लोग ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए नहीं करेंगे, तब तक हमको सफल होने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। सर मैं आपके पास आना चाहूँगी। शेखावत जी, यहाँ पर अभी अनऑथोराइज्ड पार्किंग का बहुत बड़ा इशू निकला, इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए? नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा कि शहर में जो पार्किंग स्टेशन है उनको ऑथराइज करवाना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देगा। ख़ासतौर से यदि हम शहर में देखते हैं तो वो चौराहे जहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स बने हुए हैं या परकोटे के अंदर देखते हैं तो जिसकी मर्ज़ी जहाँ वहीं गाड़ी पार्क कर रहा है। तो जैसे अभी हमने ई-रिक्शा में 74 के आसपास पार्किंग और चार्जिंग स्टेशन नोटिफाई करवाए हैं, जिसका 1-2 दिन में गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो इसके बाद ये तय हो जाएगा कि ई रिक्शा कहाँ खड़े होंगे। ऐसे ही शहर में जैसे हम देख रहे हैं कि टोटल 6 बस स्टैंड केवल सरकार की तरफ से गजट नोटिफाइड है, लेकिन यदि हम देखें तो जगह जगह बसें खड़ी हो रही है। आज पुलिस और ट्रैफिक पुलिस और RTO की टीमें स्पेशली हम नारायण सिंह सर्किल पर आज काम भी कर रहे हैं, क्योंकि वो केवल एक बस स्टॉप था लेकिन उसको बस अड्डे के रूप में काम में ले रहे हैं। तो ये जो जितने भी पार्किंग स्टेशन हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए सरकार को और फैसिलिटेट करना चाहिए। ख़ासतौर से जैसे अब हम बात कर रहे हैं रामबाग में जो पार्किंग स्थल बने हुए हैं, 2 स्थल बने हुए हैं, एक बार वो शुरू हो जाएंगे तो खासतौर से परकोटे की समस्या समाप्त हो जाएगी। 4 P's की मैं बात कर रही थी शुरुआत में ही, परवाह, पहल, प्रयास, परिवर्तन, इसको आप एड्रेस कीजिए। नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। परवाह, हम अब जितनी भी डेथ्स होती हैं आप देखेंगे, अभी जो हादसा हुआ कितने लोगों की जान बची, ड्राइवर्स ने जान बचाई भाखरोटा पे जो हुआ। परवाह तो खुद की और दूसरों की करनी ही है। आप अगर आप कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, आप बीच बीच सड़क पे देख के अपने गूगल मैप्स को खोल के देख रहे हैं, आप पीछे की परवाह ही नहीं कर रहे हैं कि गाड़ी आके भिड़ गई है जी, तो वो कई गाड़ियाँ मतलब भिड़ गई हैं वहाँ पे, तो आपने ना तो खुद की परवाह की, आपको भी चोट लग सकती है ना अपने पीछे वाली की परवाह की। तो अगर आपने ये शब्द जान लिया कि मुझे परवाह तो करनी ही है, खुद की भी और जो सड़क पे दूसरे लोग चल रहे हैं उनकी भी, तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो उसी सेंसिटिविटी से ही सॉल्व हो जाएंगी अगर आप इतने सेंसिटिबल हो गए तो। परवाह, आगे आपने क्या बताया? पहल, प्रयास, परिवर्तन। सो डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जो, जैसे इन्होंने बताया कि 1 लाख वॉलंटियर्स ले रहे हैं, हमने भी ट्रैफिक मार्शल्स कर रखे हैं, बहुत ही इनिशिएट करते हैं, खुद खड़े रहते हैं सड़क पे, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, अपने खुद के पोस्टर्स बना के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यमराज भी बनकर आ रहे हैं कुछ तो डराने के लिए। बहुत सारे अच्छा, बहुत सारे लोग इनिशिएट कर रहे हैं और बहुत लोगों के लिए मत कीजिए, आप तो खुद इनिशिएट कीजिए। घर से निकले तो ये सोच के निकलिए कि मैं हेलमेट भी लगाऊंगा, मैं सीट बेल्ट भी लगाऊंगा, आज मैं ट्रैफिक रूल्स फॉलो करूंगा जी। और परवाह करके जाहिर तौर पर सिर्फ अपनी परवाह नहीं, दूसरे की भी परवाह, और अगर सामने वाले की परवाह कर रहे हैं तो सिर्फ उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं, आप इनडायरेक्टली उसके पूरे परिवार की परवाह कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और परिवर्तन जो आपने बोला ना, परिवर्तन के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि परिवर्तन तो आएगा। ट्रैफिक बढ़ गया, गाड़ियाँ बढ़ गई, पर आप अभी भी अपने घर के बाहर एक कट चाह रहे हो, बस आप घुसते से ही आपको कट मिल जाए, आप अपने घर से टर्न लेके नहीं आना पा रहे, तो परिवर्तन के लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और एक आंकड़ा आप लोगों के सामने रखती हूँ। मुझे लगता है ये आंकड़ा बेहद डरावना है। इंडियन ग्लोबल रोड क्रैश डेथ में 13% का हिस्सा इस दुनिया का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर बनाता है तो वो इंडिया है। यानी आपके हिसाब से इंडिया में रोड क्रैशेस बहुत ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया का ही है इसमें। तो मैम, ड्रास्टिकली कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बाल वाहिनी, सिर्फ बाल वाहिनी, कितना छोटा सेक्शन है, सिर्फ बाल वाहिनी के ड्राइवर्स का आई चेकअप करवाया, उसमें से 50% तो जो ड्राइवर्स थे उनको गंभीर समस्या थी आँखों की,
उनको तो 50% को तो उन्होंने तुरंत ही रेफ़र कर दिया कि आपको चश्मा, और 80% ड्राइवर्स को आंखों से दिखने मतलब कम दिख रहा था, बाल वाहिनी के ड्राइवर्स थे ये। 80% ड्राइवर्स बिना चश्मे के गाड़ी चला रहे हैं बच्चों की स्कूल लाने ले जाने की। ये अभी मुस्कान जो NGO है उसका डेटा उसने मुझे दिया है, मैं पत्रकारों को देना चाह रही थी ताकि बच्चे और स्कूल सेंसिटाइज हों कि आप इतना 20 रुपये में सर को भी मैं कहूँ कि जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले आते हैं कहीं से बनवा के, उसको स्ट्रिक्ट कर दें कि वहीं मेडिकल कैंप लगा के वहीं पे ही सर चेकअप करवाएं। बिल्कुल। और जो ड्राइवर्स हैं, मैम इसमें स्कूल मैनेजमेंट की भी तो अपनी जिम्मेदारी है, उनके खिलाफ भी स्कूल action- मैनेजमेंट की है, और मैं सर से ही इस बारे में तो शायद सर ज़्यादा सर, अच्छा आपका जवाब take। देंगे हाँ। कि ड्राइवर्स को हम कैसे। बेसिकली क्या है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में अभी ड्राइवर्स की जो एसोसिएशन है ये ट्रांसपोर्टर ये गए थे। उससे पहले क्या होता था कि प्रत्येक जो है ये ट्रक ऑपरेटर है तो उसको एक ट्रक पे 2 ड्राइवर रखने होते थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पेश किया और इन्होंने कहा साहब हमारे तो ड्राइवर है वो 8 घंटे से ज़्यादा गाड़ी चलाते नहीं, तो हमें ज़बरदस्ती मतलब 2 ड्राइवर रखने की बाध्यता मत रखिए। तो इनका लॉजिक तो सही था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई 2 ड्राइवर रखने की आवश्यकता नहीं है, एक ही ड्राइवर, क्योंकि ये जब चलाते ही 8 ही घंटे हैं तो इनको दूसरा ड्राइवर रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस जो ऑर्डर है उसकी आड़ में ये लोग वही उससे 16 घंटे चलवा रहे हैं, 17 घंटे चलवा रहे हैं। अब इस बात को इन्फोर्स कैसे किया जाए? इन्फोर्समेंट में बड़ी समस्या आती है। हमने किसी को भी रोका तो वो कहेगा मैं तो अभी पीछे 4 घंटे पहले ही मैं रवाना हुआ हूँ, तो उस चीज़ का कोई मेजरमेंट हो नहीं सकता। उसका फ़ायदा उठाकर और ये लंबा रन करते हैं, और हमें पता है कि ट्रक चलाना या कोई भी बस चलाना, जो भी ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, उनकी यदि हम लॉन्ग ड्राइव करेंगे तो बहुत सारे इश्यूज है। शुक्रिया अपना व्यस्त समय में से ज़िंदगी में से और लाइफ में से निकालने के लिए, यहाँ पर देने के लिए। एक बार जोरदार तालियां रानू जी के लिए और राजेंद्र जी के लिए। जो पैनल डिस्कशन अब होने वाला है वो इन्फ्लुएंसर हैं और पोएम्स के थ्रू बहुत एंगेजिंग वे में लोगों को समझाते हैं। इनके नाम के आगे ही मस्त है तो जाहिर तौर पर आप लोग समझ गए होंगे PK बस का मैं जिक्र कर रही हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं, इंस्पेक्टर हैं राजस्थान पुलिस के, डिजिटल क्रिएटर भी हैं। ये आप हंसाकर गुनगुनाकर पोएम्स के थ्रू चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वाकई लोगों के मानसिकता में बदलाव आता है? बिल्कुल आता है। कोई भी कोशिश की जाए, धीरे धीरे रस्सी जब पड़ती है तो सिल पे निशान पड़ता है, नहीं? क्योंकि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। जी। तो बहुत और ये शानदार। आपने उस सवाल का जवाब दे दिया जिसमें कोई कहता है कि मेरे करने से ही क्या होगा। बिल्कुल, सब करेंगे जब ही होगा, जी, क्योंकि सभी तो कर रहे हैं, बिगाड़ भी सभी रहे तो बनाएंगे भी सही भी, है ना? हम भी कई बार हमें मौका मिलता है तो हम भी गलत करने की कोशिश करते हैं, तेज चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हाथ से देखते हैं तो बड़ी जान जलती है साहब। एक के पापा एक्सपायर हुए तो उसने 2 लाइनें मुझे लिखी कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं, आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़फाते हैं, न हम कहीं जाते हैं न लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं। तो सबके मम्मी पापा भाई बहन सब आने चाहिए। जी। जो ये हम लोग अभियान चला रहे हैं उसमें हमारा बच्चों पर फोकस है, क्योंकि बच्चे ही आने वाली युवा पीढ़ी बनेंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन को कैसे अवेक किया जाए? आपको लगता है कि अगर उस तरफ ध्यान दिया जाएगा तो बेहतर रोड सेफ्टी हो पाएगी? बिल्कुल, मैं सही कहना चाहता हूँ। आपकी बात को मैं शायरी में कह देता हूँ, मेरे को शौक रहता है। प्लीज प्लीज कि लोग यही सुनने के लिए बैठे हैं। इरशाद इरशाद 2 लाइनों में ही समझ जाएंगे। हाँ। कि बंजर है जीवन उगानी है फसलें, रोड सेफ्टी की दुनिया में थोड़ा सा धंस लें, अरे कुछ तो निभाएं कर्तव्य अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस लें, थोड़ा तो हंस लें, थोड़ा तो। लेकिन आपको लगता है ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये इम्पैक्टफुल है लोगों को समझाने बिल्कुल, के लिए, देखो, अवेक करने के लिए? अगर हर मान वर्ग लो तक पहुंच जाते हैं, हर मेरी वर्ग बात- तक पहुंच जाते हैं आप आप ऐसा सुनो करके। मेरी बात। जैसे मान लो मैं कोई कितनी भी गैदरिंग में 1 लाख में बोलूंगा तो 1 लाख तक ही बोला, और अगर मैंने 100 बच्चों में बोला और वो वीडियो गया 1 करोड़ लोगों तक, और 1 करोड़ में 10 लाख ने भी शेयर कर दिया,
तो क्या वो वैसे जाके हो सकता है प्रैक्टिकली? जी भाई आपका चैनल छोटी सी बात को पूरा दिखाता है तो पूरा देश उसको निश्चितता से देखता है और समझता है और फॉलो करता है। तो यही काम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका 100% काम है तो मैं एक आधा % तो करूँ। जी, यहाँ पर जो लोग हैं उनको कैसे अवेक करेंगे अपनी पोएम से? इनको तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई खुद के साथ साथ और सबकी भी सोचा करो कि भूख तो लगती है भूखे को, पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को, और प्यास तो लगती है प्यासे को, वरना तो जालिम में सच मान बैठता तेरे दिलासे को, और नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना तो लोग तकलीफ सी देते हैं पलंगों को। जी अच्छा, रील्स जो कि और youth है- मस्ती इसलिए जरूरी है मैडम कि तूफान में रहो कश्ती में रहो, महंगी में रहो सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना समझ लेना वो जबरदस्ती जिंदा है। पर ये सारी मस्ती रोड पे नहीं निकालनी है, धीरे चलना है, क्योंकि तेज चलाते हैं लोग, धूम मचा ले, फिर घुटने टूटते हैं मम्मी बचा ले। मैं इसी ओवर स्पीडिंग पे आने वाली थी। किसी की कमर के एटीट्यूड है तो भगवान उठा ले, और फिर ऐसे रगस रगस के चाले, तो ऐसे नहीं चलना चाहिए। स्टंटबाज के लिए आप पूछ क्या क्या रहे संदेश थे देना? आप? स्टंटबाज? स्टंटबाज के लिए क्या संदेश अरे देना बच्चे चाहेंगे और सर, कैसे उनको स्वैग। फिर लाइन पे ओ। लाते हैं आप? हैं? लाइन पे कैसे लाते हैं ऐसे लोगों को? ऐसे बच्चों को लाइन पे लाने की जरूरत नहीं है, वो तो रोड पे ही आते हैं। लाइन पे तो कैसे आएंगे बेचारे बाइक वाले, लाइन पे नहीं रोड पे आते हैं, सचमुच ही रोड पे आ जाती है उनकी फैमिली। तो दूर से तो अच्छा लगता है, तेज गति, जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है संपत्ति। तो जोड़ी हुई अगर संपत्ति को आप बांटना चाहते हैं, क्योंकि आप बांटने के लिए तो दुख दर्द है यार, संपत्ति तो अपने लिए रखो, EMI भरनी। थैंक यू सर, थैंक यू Thank you, so nice of you. बहुत बहुत शुक्रिया।